नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम मिनरल्स, माइनिंग, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंटल इश्यूज़ के बारे में बातचीत करते हैं। इनमें जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और इसीलिए इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसे शॉर्ट में एमएमडीआर एक्ट बोलते हैं। उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज़ किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जो बदलते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो के मद्देनज़र भारत सरकार, हमने अभी को पिछले 1 डेढ़ साल से देख रहे हैं कि अपनी नीतियों में तेज़ी से बदलाव कर रही है, ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है, दूसरी जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं, उनके साथ कदम-ताल कर सके। और इसी वजह से भारत सरकार ने एमएमडीआर एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट प्रपोज़ किए हैं। 3 इसमें से मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, बाकी 2 माइनर नेचर के हैं, तो इसीलिए हम पहले इसके बारे में शॉर्ट में बताते हैं, फिर हम उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला है रिकनेस परमिट यानी आरपी, प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस यानी पीएल और माइनिंग लीज यानी एमएल की मैक्सिमम एरिया लिमिट को हटाना यानी रिमूवल ऑफ द मैक्सिमम एरिया लिमिट, यानी इससे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र इन मिनरल कंसेशन के लिए ग्रांट नहीं किया जा सकता। और दूसरा है प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के पीरियड में संशोधन यानी अमेंडमेंट। और तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स की नीलामी करना। तो इनके अमेंडमेंट की वजह से मिनरल डेवलपमेंट सिनेरियो पर क्या असर होगा, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आरपी, पीएल और एमएल के मैक्सिमम एरिया लिमिट में अमेंडमेंट के बारे में। तो अभी आरपी ग्रांट करने की जो मैक्सिमम एरिया लिमिट है वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इससे ज़्यादा कोई भी एरिया ग्रांट नहीं किया जा सकता था अनटिल अनलेस उसे गवर्नमेंट से रिलैक्सेशन ना मिला हो। इस संदर्भ में क्योंकि आजकल रिकनेस परमिट ग्रांट नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका कोई औचित्य नहीं था, तो इसको डिलीट किया जा रहा है, जो ठीक भी है। इसकी जगह आजकल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ने ले लिया, जिसकी मैक्सिमम एरिया लिमिट 5,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ ये समझना है कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस 7th शेड्यूल में जो मिनरल्स हैं, उनके एक्सप्लोरेशन और प्रॉस्पेक्टिंग के लिए दिया जाता है। 7th शेड्यूल अभी एमएमडीआर एक्ट में हाल ही में शामिल किया गया है, जिसमें कि क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स शामिल हैं। रहा सवाल पीएल और एमएल की मैक्सिमम एरिया लिमिट के बारे में, तो पीएल की जो मैक्सिमम एरिया लिमिट है वो 25 स्क्वायर किलोमीटर है और एमएल की 10 स्क्वायर किलोमीटर, यानी किसी मिनरल कंसेशन होल्डर को एक या अधिक पीएल या एमएल इस सीमा से ज़्यादा ग्रांट नहीं किए जा सकते। और यदि ग्रांट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से एरिया लिमिट रिलैक्सेशन की डिमांड करना पड़ता था, तब उसे परमिशन मिलती थी। उसके बाद ही मिनरल कंसेशन होल्डर को वो एरिया ग्रांट होता था। एक उदाहरण लें, अभी 8 दिसंबर 2025 को ही मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इस जो एमएमडीआर एक्ट के जो नियम है उसका इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कोल ब्लॉक के लिए एक से अधिक पीएल की लिमिट 25 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 125 स्क्वायर किलोमीटर की थी और एक से अधिक माइनिंग लीज ग्रांट करने के लिए मैक्सिमम एरिया लिमिट को बढ़ाकर, तो 10 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 125 स्क्वायर किलोमीटर की थी। और सिर्फ ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए नहीं, समय समय पर दूसरे राज्यों के लिए भी इस तरह की मैक्सिमम एरिया लिमिट में केंद्र सरकार के द्वारा रिलैक्सेशन दिए जाते रहे। तो ये बार बार होने वाली घटना थी, रिपीटेटिव तरीके से हो रही थी, तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि जब ये बार बार चीज़ें हो रही है तो इसको बेटर है कि हटा दिया जाए। और अब पीएल और एमएल जो मिनरल कंसेशन ग्रांट करने की कोई भी अपर लिमिट नहीं है, मतलब किसी भी साइज के ब्लॉक अब नीलामी के माध्यम से दिए जा सकते हैं। नीलामी इसके माध्यम से इसलिए क्योंकि आजकल जो मिनरल कंसेशन हैं वो नीलामी के माध्यम से ही ग्रांट किए जाते हैं। अब इसका कुछ लाभ क्या होगा, तो लाभ यह है कि एक बड़े एरिया में प्रॉस्पेक्टिंग की जा सकती है और यदि मिनरल्स की अवेलेबिलिटी प्रूव हो जाती है तो एक से अधिक माइनिंग लीज के ब्लॉक बनाकर उनको माइनिंग लीज ग्रांट की जा सकती है।
और माइनिंग लीज मैंने बोला आपको जैसे कि नीलामी के द्वारा ही ग्रांट होती है। ये तो प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के बारे में हो गया। तो माइनिंग लीज की लिमिट बढ़ने से क्या लाभ? यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनेक माइनिंग लीज होल्डर्स जो कि पिछले 50 से 60 सालों से मिनरल्स की माइनिंग के बिजनेस में है और इसकी वजह से उनके पास जो माइनिंग लीजेस हैं वो 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो वो ऑक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मिनरल कंसेशंस में माइनिंग लीज के मिनरल कंसेशंस में एरिया लिमिट को बार-बार बढ़ाया जाता था ताकि उनके अनुभवों का भी इस्तेमाल हो और वो ऑक्शन में पार्टिसिपेशन से कहीं वंचित ना हो जाए। तो इसके लिए एमएल ग्रांट एरिया ग्रांट करने की सीमा में बार-बार छूट दी जाती थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए अभी पिछले महीने ही मिनिस्टर ऑफ कोल ने 125 स्क्वायर किलोमीटर तक के परमिशन दी थी। तो इस संशोधन के बाद में बार-बार मैक्सिमम एरिया लिमिट रिलैक्सेशन देना बंद हो जाएगा और लार्जर एरिया दिया जा सकता है। एक चीज़ और भी अभी देखी जा रही है, जैसे कोल के संदर्भ में देखें कि चूँकि अब कोल सीम थिन होने लगी है कई एरिया में, तो बड़े एरिया की ज़रूरत होती है पोटेंशियल और वायबल मिनरल डिपॉज़िट को ऑक्शन में देने के लिए। तो उसके लिए भी सिंस बड़ा एरिया देना है, तो नेचुरली 10 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा साइज़ के ब्लॉक अभी ऑक्शन में आने लगे हैं। फिर दूसरा जो अमेंडमेंट जो प्रपोज्ड है वो प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस पीरियड के बारे में है। मतलब कि प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के पीरियड को जो कि अभी 3 साल के लिए दिया जाता है, तो उसमें अमेंडमेंट की बात है। तो प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस क्यों दिया जाता है? जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो उनको ये बता दें कि ये खनिजों की खोज अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन के लिए दिया जाता है और 3 साल के लिए अब ये दिया जाता है। सरकार का ये प्रस्ताव है कि ये काम जो कि मिनरल्स डीप सीटेड नहीं है, जो कि शैलो है। डीप सीटेड मिनरल्स यानी जो कि 200 मीटर से ज़्यादा डेप्थ पर मिलते हैं, जो शैलो डिपॉजिट है, उनमें 3 साल की जगह में 2 साल में प्रॉस्पेक्टिंग का काम पूरा कर लिया जाए। और जो डीप सीटेड मिनरल्स हैं, उनके लिए तो अभी भी 3 साल की सीमा है। तो जो शैलो डिपॉजिट है, उनमें ये है कि उस प्रॉस्पेक्टिंग के काम को 3 साल से पहले यानी 2 साल में पूरा कर लिया जाए, ताकि प्रॉस्पेक्टिंग के बाद यदि मिनरल की अवेलेबिलिटी प्रूव होती है, तो जैसा मैंने पहले कहा, तो उन ब्लॉक्स को शीघ्रता से ऑक्शन में डालकर मिनरल माइनिंग लीज के लिए ग्रांट किया जा सके, जिससे कि देश में मिनरल प्रोडक्शन जल्दी शुरू हो। प्रॉस्पेक्टिंग के काम में ये समझ लें कि डिले क्यों होता है, क्योंकि अब ये 3 साल की लिमिट से 2 साल की लिमिट कर रहे हैं, तो मन में ये आता है कि इतना टाइट शेड्यूल क्यों बना रहे हैं। तो डिले इसलिए होता है, पहले तो ये समझ लें कि बहुत से ब्लॉक ऐसे होते हैं, बहुत से खनिज ऐसे होते हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया में कन्फाइंड है, जैसे बस्तर वगैरह के जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ सालाना फॉरेस्ट में भी है, तो वहाँ पर प्रॉस्पेक्टिंग करने की अनुमति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत देर से मिलती है, जिसकी वजह से देरी होती है। अब इसको दूर कर दिया गया है और फॉरेस्ट एरिया में भी प्रॉस्पेक्टिंग की जा सकती है। इसके कारण प्रॉस्पेक्टिंग में जो लगने वाला समय है वो नेचुरली कम हो गया, क्योंकि अब इसकी परमिशन की ज़रूरत होती नहीं है। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन सेक्टर में हाल के कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण प्रॉस्पेक्टिंग वर्क का एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, डेटा प्रोसेसिंग और उसकी रिपोर्टिंग, इन सभी कामों में तेज़ी आ गई है, जिसकी वजह से भी अब प्रॉस्पेक्टिंग वर्क को 3 साल की जगह में 2 साल में करना संभव है और कई जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स है उसमें ये काम करके दिखाया भी गया। इसीलिए ये सोचा गया कि समय को कम कर दिया जाए, जिससे कि अननेसेसरी एक से एक या उसके आसपास के सालों के लिए एरिया ब्लॉक ना हो जाए और जल्द से जल्द जो मिनरल्स हैं वो माइनिंग लीज ग्रांट करने के लिए अवेलेबल हो जाए। और माइनिंग लीज में जब प्रोडक्शन शुरू होता है तो रेवेन्यू भी जनरेट होती है, तो एक ये भी इसमें एक एस्पेक्ट है। एक चीज़ और भी हुई है कि पहले जो प्रॉस्पेक्टिंग का काम है वो कुछ लिमिटेड एजेंसीज़ के पास में था, जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, राज्य सरकारों के जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग है और कुछ पब्लिक सेक्टर्स है, इन्हीं में कन्फाइंड होता था। इनके पास संसाधन सीमित थे, इस वजह से बहुत सारे ब्लॉक्स में काम करना संभव नहीं होता होता था और डिले भी प्रॉस्पेक्टिंग वर्क में इसी वजह से होता था। लेकिन अब प्राइवेट एजेंसीज़ को भी, प्राइवेट प्रॉस्पेक्टिंग एजेंसीज़ को भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है, तो उनके संसाधनों का भी इस्तेमाल होता है, तो अब प्रॉस्पेक्टिंग के कामों में तेज़ी भी आ गई है।
लेकिन एक चिंता है कि छोटे एरिया जो ग्रांट किए जाते हैं प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस में प्रॉस्पेक्टिंग के लिए, और जो बड़े एरिया प्रॉस्पेक्टिंग के लिए ग्रांट किए जाएंगे, दोनों के लिए एक ही समय सीमा निर्धारित करना भी थोड़ा सा उचित नहीं लगता है, क्योंकि जो एरिया बड़ा होगा तो वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेशन भी ज़्यादा होगा, तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब डीलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जो सैम्पलिंग है और सर्वेइंग है, इस तरह के जो डेटा है वो वॉल्यूम में जनरेट होते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग में समय लगता है। लेकिन कोई छोटा एरिया है, 5 या 6 स्क्वायर किलोमीटर का ही है, तो उसको आप जल्दी कर सकते हैं, 4 या 5 महीने में भी कई बार पूरे हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि ये जो डिले इसकी वजह से हो, और उसकी वजह से जो प्रॉस्पेक्टिंग एजेंसी है, जो प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस का कंसेशन होल्डर है, उसको किसी प्रकार की पेनल्टी ना लग जाए, क्योंकि पेनल्टी लगने से एरिया में डिस्करेजमेंट पैदा होता है, नुकसान होता है सेक्टर को। तो इसके लिए एक रीजनेबल कंसिडरेशन भी मिनिस्ट्री को रखना चाहिए, एक सुझाव है। तीसरा जो अमेंडमेंट है वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी राज्य सरकारों की जगह केंद्र सरकार के द्वारा करवाए जाने का प्रावधान किया जाना है। ऐसा क्यों? अभी तक तो राज्य सरकार ही ग्रांट करते थे, ऑक्शन सॉरी नीलामी के लिए ब्लॉक निकालते थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए करना चाह रही है कि देश की आवश्यकताओं के हिसाब से मिनरल ब्लॉक की नीलामी की जा सके। लेकिन नीलामी के बाद में जितने भी काम हैं, जैसे कि ब्लॉक्स को ग्रांट करना है और अधिक प्रकार की जो मॉनिटरिंग के काम है, वो अभी भी राज्यों के पास है, और रेवेन्यू जनरेशन भी जो रॉयल्टी वगैरह के अंतर्गत होता है वो भी राज्यों को ही मिलेगा। सिर्फ नीलामी करने का काम केंद्र सरकार के पास रहेगा, बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के डेवलपमेंट के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इन अमेंडमेंट्स के जरिए अभी हमको ये भी देखना है कि मैसेज क्या निकल रहा है, संदेश क्या निकल रहा है, और वो ये है कि भारत के मिनरल और माइनिंग सेक्टर में नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। खनिजों के जो कन्वेंशनल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग से अलग एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। जिस प्रकार आज से 30 और 35 साल पहले बॉक्साइट, लाइमस्टोन, आयरन और इसी तरह के जो बल्क मिनरल्स हैं, उसके ऊपर फोकस था, जिसकी वजह से आज भारत इन मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर हुआ। उसी प्रकार क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के सेक्टर में भी हम आत्मनिर्भर होंगे। नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि माफ कीजिए, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ सकता है। विदेशों में जो बड़ी कंपनियां एक्सप्लोरेशन में काम कर रही हैं वो भी इसमें आ सकती है, क्योंकि भारत में अभी एक्सप्लोरेशन की फंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद है कि इसमें कुछ फॉरेन जो एक्सप्लोरेशन एजेंसीज हैं, अपने अनुभवों को हमारे देश के एक्सप्लोरेशन में भी लगाएंगी। तो मंशा यही है कि विकास की दौड़ में कहीं हम पीछे ना छूट जाए। हमारे देश में अनेक मिनरल्स ऐसे हैं जो कि अभी जिनके लिए प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिंग हुई नहीं है, तो संभावना है कि वो खनिजों के डिपॉजिट भी हमको, पोटेंशियल डिपॉजिट्स हमको मिलेंगे। तो इसीलिए ये अमेंडमेंट ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है, और उनके लाभ भी हमको मिलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतने ही। यदि इस चर्चा से आपको लाभ हुआ है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिनरल्स, माइनिंग, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज पर हम लेटेस्ट अपडेट आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।